Hello, my amazing students. Welcome to Science and Fun. I am Deepika, your English educator, and I hope that you all are doing fine. तो आज क्लास 12th हम लोग शुरू करने वाले हैं आपकी बुक का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर। वैसे तो क्लास 12th के सारे ही चैप्टर्स बहुत अमेजिंग हैं, लेकिन लॉस्ट स्प्रिंग हम लोग आज कवर करेंगे। एंड आई एम श्योर टाइटल सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके मन में आ रहा होगा कि यार ये कौन से सीजन के लॉस्ट होने की बात कर रहा है, लेकिन थैंक्स टू द सब टाइटल ऑफ द स्टोरी रिलेट आप लोग बहुत इजीली कर गए हो, कनेक्ट आप लोग बहुत इजीली कर गए होगे कि ये बात कर रहा है स्टोलन चाइल्डहुड की। तो इस चैप्टर में आपको मिलेंगी दो स्टोरीज जो प्रेजेंट की है अनीस जंग ने। यस, अनीस जंग इज द राइटर और वही इस चैप्टर में नरेटर भी हैं, जो डायरेक्टली बात कर रही है दो बच्चों से जिनकी ये स्टोरीज है, जिनके स्टोलन चाइल्डहुड के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर के साथ हम लोग प्रोसीड कैसे करने वाले हैं, क्योंकि देखो टाइटल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो डेफिनेटली हम लोग इसके टाइटल पर थोड़ी सी बात करेंगे, बिकॉज टाइटल जस्टिफिकेशन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरह से इसके बारे में पूछ लिया जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि टाइटल जस्टिफिकेशन के थ्रू ही हम काफ़ी लेवल तक इसके थीम्स पर भी बात कर सकते हैं, जो कि हम लोग टाइटल जस्टिफिकेशन के बाद करेंगे। और उसके बाद छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लेकर हम लोग लाइन बाय लाइन इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। सबसे पहले अब अगर टाइटल की बात की ही जा रही है, तो इस चैप्टर का जो टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, काफ़ी हद तक ये रिलेट कर देता है, हम लोग क्लियर हो जाते हैं। इनफैक्ट जो पीछे स्लाइड में आप इमेजेस देख रहे होंगे काफ़ी डिस्टर्बिंग है, आई नो, लेकिन आई एम श्योर आप लोग रिलेट कर चुके होंगे कि ये किस तरफ हिंट कर रहा है। सो लॉस्ट स्प्रिंग में द वर्ड स्प्रिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं स्प्रिंग की, तो आई एम श्योर काफ़ी बच्चों का तो ये फेवरेट सीजन होगा। एक बार ज़रा मुझे बताओ कौन से तुम लोगों के फेवरेट सीजन्स है, और अगर स्प्रिंग उनमें से एक है तो स्प्रिंग क्या डिनोट करता है, क्या सिंबलाइज करता है। आपको पता है स्प्रिंग सीजन में हर तरफ कितना ब्लूमिंग एंड ग्लूमिंग एनवायरनमेंट हो जाता है, सब कुछ इतना ब्यूटिफुल हो जाता है, राइट। एक ग्रोथ हमें देखने मिलती है अपने आसपास। लेकिन अगर उसके आगे ये एडजेक्टिव ऐड हो गया लॉस्ट, राइट, तो क्या मतलब होगा कि दैट ब्यूटी इज नॉट देयर, राइट। बस यही हमारा इस टाइटल का एक्चुअल मीनिंग है। यहाँ पर हमें क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है इस टाइटल ऑफ द स्टोरी से कि ये यूथ एंड चाइल्डहुड को रेफर कर रहा है। एंड द वर्ड स्प्रिंग इट मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट्स यूथ। मेटाफोरिकली एक्चुअली स्प्रिंग का मतलब क्या है, वो यूथ दिखा रहा है, वो चाइल्डहुड दिखा रहा है, एक ऐसा टाइम दिखा रहा है जो ग्रोथ का होता है एंड ब्लॉसमिंग, राइट, कि जब नई नई शुरुआत होती है, हर तरफ इतना ब्यूटीफुल नेचर एंड एनवायरनमेंट हो जाता है। एंड इट्स अ सीजन एसोसिएटेड विद न्यू बिगिनिंग्स, होप एंड वाइटैलिटी। इतनी एनर्जेटिक एनवायरनमेंट हमारे आसपास होता है। तो स्प्रिंग जो वर्ड है ये वही रिजेंबल कर रहा है, ये वही सिंबलाइज कर रहा है। उसके बाद जो आगे लॉस्ट हमने देख लिया, तो इट रिफ्लेक्ट्स टू द लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज। बहुत से सेक्शन हमारी सोसाइटी के ऐसे हैं जिनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हम लोग बहुत लकी हैं कि इतने अच्छे से आराम से हमारे पास हर चीज़ का इतना इजी एक्सेस है, लेकिन बहुत से बच्चे, बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं हमारे इस टाइम पीरियड में जिनके पास शायद रिसोर्सेज कुछ है ही नहीं, अवेलेबिलिटी नहीं है उनके पास रिसोर्सेज की। तो जब आगे स्प्रिंग के आगे ये प्रीफिक्स लग जाता है, एज एन एक नया वर्ड आगे से ऐड हो जाता है लॉस्ट का, तो ये टाइटल बहुत ही पॉइग्नेंट सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ को दिखा रहा है, बहुत ही हार्ट टचिंग एलिमेंट्स को ये बाहर दिखा रहा है, एंड पोटेंशियल दैट हैव बीन स्क्वांडर्ड और टेकन अवे। वो सारी अपॉर्चुनिटीज़, वो हर एक अच्छी मेमोरीज जो चाइल्डहुड की होती है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाती हैं। और यहीं से ये चैप्टर का बेसिक थीम भी हमें दिखा देता है। सो द टाइटल ऑल्सो सर्व्स एज अ क्रिटिक ऑफ सोसाइटल स्ट्रक्चर्स दैट परपेचुएट पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर। इस चैप्टर में एक कंटिन्यूअल, परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअल, और वहीं से परपेचुएट एज अ वर्ब यहाँ पर यूज हुआ है। तो पॉवर्टी, जो गरीबी जिसे हम बोलते हैं, वो कंटिन्यूअस जो एलिमेंट, एक सेगमेंट रहा है हमारी पूरी सोसाइटी का, जिस पर हर कोई चाहता है कि ये टोटली इरेडिकेट हो जाए, ख़त्म हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि पहले भी ख़त्म नहीं हो पाई थी, ये अभी भी है, और न जाने ये और कितने सालों तक रहेगी। प्लस चाइल्ड लेबर, जो हम ये एक सोशल ईवल देखते हैं। It draws attention to the systematic issues that prevent children from experiencing a joyful and nurturing childhood.
प्लस ये बात करता है ये हमारा अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है उस कंसर्न की तरफ, उस इशू की तरफ जो बच्चों को उनके बेसिक राइट्स भी नहीं दिला पा रहा है, उनकी एक अच्छी नर्चरिंग यानी उनकी ग्रोथ को वो रोक के रखे हुए है। सो दिस वॉज द टाइटल ऑफ द स्टोरी। यहाँ से आप अपने आइडियाज लेकर यू कैन बिल्ड योर ओन आंसर्स यूजिंग दीज की फ्रेजेस, की टर्म्स, वट एवर यू वुड लाइक टू कॉल इट। अब जैसा कि हम लोग थीम पर बात कर ही रहे थे तो काफ़ी चीज़ें पीछे हम समझ गए। अब और अगर हम इसको बाइफोकेट करें तो हमारे पास जो मेजर थीम्स बनकर आती है वो है भाई चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी। सो द स्टोरी फोकसेस ऑन द लाइव्स ऑफ पुअर चिल्ड्रन। आप देखोगे कि दो बच्चों की लाइफ पर प्रॉपर फोकस है। अनीस जंग, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई स्टोरी आपको प्रेजेंट करके दे दी है। आप जब चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज कि एकदम कॉन्वर्सेशनल मोड में हर चीज़ चल रहा है, बिल्कुल रॉ डेटा आपको मिलेगा, कैसे उनके इमोशंस हैं जो एक्चुअली में ये सब चीज़ें सफ़र कर रहे हैं। अनीस जंग चाहती तो एक सिंपल सी स्टोरी आपके सामने लाकर रख देती कि आई मेट अ बॉय नेम्ड साहिब, आई मेट अ बॉय नेम्ड मुकेश एंड दिस हैपेंड, लेकिन उन्होंने फुल ऑन वो पूरी कॉन्वर्सेशन हमें दिखाई है जिससे कि हम लोगों को भी एकदम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल जाता है एज रीडर्स। सो द स्टोरी फोकसेस ऑन द लाइव्स ऑफ पुअर चिल्ड्रन हु आर फोर्स्ड इनटू लेबर, जो अपनी मर्जी से ये सब काम नहीं कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस की वजह से, जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है उस वजह से वो ये सब काम कर रहे हैं। एंड इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग देयर स्प्रिंग या कह लो उनका चाइल्डहुड, दे आर बर्डन्ड विद अडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हार्डशिप्स। आप अपना चाइल्डहुड जहाँ उन्हें एकदम चिल मारना चाहिए, रिलैक्स्ड रहना चाहिए, हैप्पी मोमेंट्स शेयर करने चाहिए, अपने अप्स एंड डाउन्स होते हैं एक अच्छे लाइफ की जर्नी के, लेकिन ये बच्चे बिजी हैं उस टाइम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट, we will also talk about deprivation of basic rights। ऐसा तो नहीं है कि वो इंसान नहीं है तो उनके राइट्स नहीं होने चाहिए, तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बेसिक राइट्स जो एक अच्छे लाइवलीहुड के लिए हमें ज़रूरत जिसकी होती है वो भी इन बच्चों के पास नहीं है। दीज चिल्ड्रन आर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक राइट्स, यानी कि इनके पास कमी है। दे लैक ऑल द बेसिक राइट्स सच एज एजुकेशन, और यू कैन से एजुकेशन, प्ले एंड अ केयर फ्री लाइफ। एक अच्छी लाइफ, केयर फ्री लाइफ इनके पास नहीं है, एकदम स्ट्रेस्ड एंड बहुत ही बर्डन्ड इनकी लाइफ है, विच आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ हैप्पी एंड फुलफिलिंग चाइल्डहुड। मुझे लगता है कि फिर इनके लिए तो वो कभी चाइल्डहुड वाला एक्सपीरियंस रहा ही नहीं, ये तो बस पैदा होते ही सीधा बड़े बच्चे बन गए, है ना, ये सीधा अडल्टहुड में आ गए। इनके तो पूरी लाइफ का वो फेज ही स्किप हो जाता है जिसको कि हम लोग चाइल्डहुड बोलते हैं, राइट। सो दिस वॉज द थीम। एंड देन अब आपको मैं इंट्रोड्यूस करूं तो हमारे पास आप देखोगे कि दो बच्चों का नैरेटिव है, एज इन अनीस जंग जो है दो कैरेक्टर्स से बात कर रही है, जिसका एक का नाम है साहिब एंड दूसरे बच्चे का नाम है मुकेश। सो अनीस जंग इलस्ट्रेट्स हाउ दीज चिल्ड्रन लूज देयर स्प्रिंग टू द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। अनीस जंग की पूरे चैप्टर से आपको समझ में आएगा कि कैसे वो प्रेजेंट कर रहे हैं कि जो दो छोटे छोटे बच्चे अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, कैसे इनका चाइल्डहुड इनसे छीना जा चुका है। साहिब who once had dreams of going to school ends up working at a tea stall। साहिब जिसको स्कूल जाने का मन था, जो पढ़ना चाहता था, उसका आप देखोगे बाय द एंड ऑफ द चैप्टर ही इज वर्किंग एट अ टी स्टॉल, राइट। मुकेश की अगर बात करें तो वो एक हजार्डस ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में यानी बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करता है, पर उसके ड्रीम्स क्या है कि उसको मोटर मैकेनिक बनना है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ड्रीम है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है, राइट। बहुत ही लिमिटेड ड्रीम्स हैं, पर एटलीस्ट मुकेश के पास ड्रीम्स हैं जो कि अपने करंट सर्कमस्टांसेस में ट्रैप है, इस विशियस सर्कल में ट्रैप्ड है। ये सारे फ्रेजेस आप चैप्टर में पढ़ोगे, मैं आपको वहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ दीज चिल्ड्रन आर ऑफन अनफुलफिल्ड। अब ये जो बच्चे, अब हम अपने ड्रीम्स की इतनी ओपनली बात करते हैं बिकॉज येस हम लोग डेयर तो कर रहे हैं सपने देखने की, और हमारे पास वो एडिक्वेट रिसोर्सेज भी होते हैं, बट ये बच्चे जिनके पास, जिन्हें अच्छे से पता है कि अवेलेबिलिटी नहीं है रिसोर्सेज की, बट एटलीस्ट दे आर स्टिल ड्रीमिंग। इनके जो ड्रीम्स हैं, इनकी जो होप्स हैं, इनकी एस्पिरेशंस हैं, ये अनफुलफिल्ड रह जाती हैं, रिफ्लेक्टिंग अ लॉस ऑफ होप एंड द ब्लीकनेस ऑफ देयर फ्यूचर। नाउ ब्लीक फ्यूचर का मतलब होता है एकदम डार्क, जहाँ कोई होप्स नहीं है, नेगेटिविटी है, कोई चांसेस नहीं है इनके इन ड्रीम्स के पूरे होने के। दिस लॉस इज एनालोगस टू द लॉस ऑफ स्प्रिंग। और ये किसके सिमिलर है बिल्कुल, कि इनकी लाइफ में वो स्प्रिंग है ही नहीं, इनकी लाइफ में वो हैप्पी जर्नी, वो हैप्पी मोमेंट है ही नहीं। अ टाइम दैट शुड बी फुल ऑफ लाइफ एंड प्रॉमिस। एक ऐसा टाइम जो कितना एनर्जेटिक, कितना ब्यूटिफुल हो सकता है, वो इनके हिस्से में है ही नहीं,
राइट तो ये हम पूरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर जो है 2 स्टोरीज में डिवाइडेड है, ऐसा नहीं है कि 2 अलग अलग टाइटल्स आपको मिलेंगे, एज एन लॉस्ट स्प्रिंग ही इस पूरे चैप्टर का नाम है। बस हम 2 बच्चों की कहानी पढ़ेंगे। पहली स्टोरी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है साहिब की स्टोरी, और वो स्टोरी हमारी इस टाइटल के अंदर में आती है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ठीक है, ये जो डायरेक्टली उस बच्चे ने लाइन बोली है वही उसको टाइटल डाल दिया गया है। आप ऐसे कह सकते हो कि लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी में जो साहिब की स्टोरी का टाइटल है वो ये है। ओके, अब पहला देखो चैप्टर शुरू कैसे हो रहा है। Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था अनीस जंग ने ही ये लिखा हुआ है और वही इस चैप्टर की नरेटर भी है। तो जहां जहां आपको आय मिल रहा है ना, जहां जहां पर भी आय मिल रहा है वो अनीस जंग है। सो वो साहिब से बात कर रही हैं। वो क्या पूछती है साहिब से कि भाई तुम ये क्यों करते हो, राइट क्या करता है साहिब। सो साहिब यहाँ पर क्या करता है, अनीस जंग रोज उसको सुबह सुबह क्या देखती हैं, ही लुक्स फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स। अब ऐसा नहीं है कि वो जाके कूड़े में से सोना ढूंढ रहा है या उसको कहीं से गोल्ड बिस्किट मिलने वाला है, कोई गोल्ड कॉइन मिलने वाला है या कोई गोल्ड ज्वेलरी मिलने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स का मतलब है कि वो कबाड़ में या कह लो उस गंदगी में अपने लिए कुछ वैल्यूएबल आइटम ढूंढने की कोशिश करता है, कुछ ऐसा जिससे किसी भी तरह से उसका दिन बन जाए। कहने का मतलब ये है किसी भी तरह से दे वुड बी एबल टू मेक देयर 2 ends meet, कि उनका 2 वक्त का काम चल जाए, वो उनके लिए गोल्ड हो गया। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, और यहाँ से अनीस जंग हमें साहिब की एक पूरी बैकग्राउंड इमेज देती हैं कि साहिब ने तो अपना घर काफ़ी पहले ही छोड़ दिया है। सेट अमिस द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, यानी कि कहाँ रहते थे पहले साहिब। साहिब अभी जिस जगह की बात वो कर रही हैं बताएंगी, मैं आपको भी बता देती हूँ। साहिब जो है अभी करंटली इस चैप्टर के हिसाब से ही इज़ लिविंग इन सीमापुरी विच इज़ इन दिल्ली, लेकिन अब उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देने के हिसाब से अनीस जंग बताती हैं कि देखो वो कहाँ रहता था पहले, ढाका में। अब जल्दी से बताओ ढाका कहाँ पर है, कॉमेंट सेक्शन में फटाफट से, इन विच कंट्री कैन वी फाइंड ढाका, फटाफट से बताओ। तो वो किस जगह पर है, अमिस्ट हम लोग बोलते हैं एज इन जैसे ग्रीन फील्ड्स के बीचों बीच ये जगह है। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अनीस जंग कह रही हैं कि देखो अब तो उसको दूर दूर तक एक डिस्टेंट मेमोरी में भी अपना पुराना घर याद नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि वो काफ़ी पहले अपने उस नेटिव लैंड को छोड़कर यहाँ आके सेटल हो चुके हैं। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। और अगर वो कभी पूछता भी होगा तो उसकी मदर उसे क्या बताते हैं कि बहुत तूफान आया जिसकी वजह से उनका घर जो है टोटली एकदम डैमेज हो गया, एंड दैट इज़ वाई वी आर हियर। तो इस तरह के एक्सक्यूजेस बच्चों को मिलते हैं। दैट्स वाई दे लेफ्ट, यही रीज़न है कि वो वहाँ छोड़कर आए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और वो यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं, दे वर लुकिंग फॉर गोल्ड। एंड यू नो व्हाट इज गोल्ड नाउ, है ना। गोल्ड यहाँ पर लिटरली इट्स नॉट दैट मटीरियल गोल्ड, है ना। यहाँ पर कोई भी वैल्यूएबल आइटम को, वो कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके किसी काम आ जाए वो उनके लिए गोल्ड है। देन अब देखो किस तरह से साहिब रिप्लाइज, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, मेरे पास कुछ है ही नहीं करने को। लुकिंग अवे, ही इग्नोर्स, यार क्या ही मैं रोज मुझसे कोई ना कोई सब पूछता ही है। तो ही सेज कि मेरे पास कुछ है नहीं करने को। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। और बहुत ही कैजुअल मैनर में यहाँ पर अनीस जंग बोलती स्कूल जाओ भाई। हम लोग कई बार ऐसा होता है ना कि बाहर मज़े से स्ट्रीट फूड एंजॉय कर रहे होते हो, सडनली कोई बच्चा हमसे कुछ मांगने आ जाता है तो हम उसको पूछने लगते हैं। आई डोंट नो इफ़ यू गाइज डू इट, बट बहुत बार ये इंसिडेंट हुआ है कि आप उनसे पूछोगे तो आपको बहुत इंसाइट मिलेगा उनकी अभी करंट लाइफ का। तो ऐसे ही बहुत ही कैजुअल मैनर में उन्होंने बोलते कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। एंड शी ऑल्सो रियलाइज्ड कि यार मैंने कितनी हॉलो एडवाइस दे दी है, कैसे जाएंगे ये स्कूल, इनके पास थोड़ी रिसोर्सेज है, यहाँ आसपास स्कूल ही का है। एक बहुत ही फन वे में कैजुअल मैनर में अनीस जंग ने ये बात बोल तो दी, बट इमीडिएटली उन्हें रियलाइज हो गया कि कितना हॉलो एडवाइस है, कि मैंने ऐसी इम्प्रैक्टिकल एडवाइस क्यों दी, क्योंकि इनके लिए स्कूल तक पहुंचना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। वो क्या रिप्लाई करता है, कोई स्कूल है ही नहीं यहाँ पर। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वो बना देंगे मैं चला जाऊंगा। नाउ दे हियर रेफर्स टू द पीपल ऑफ हायर अथॉरिटी, जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क। अनीस जंग पूछते अगर मैं स्कूल खोलूंगी तो तुम आओगे, हाफ जोकिंग। उन्होंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया, है ना। यस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली। और साहिब का देखो कितना डेस्परेशन है टू गो टू स्कूल, है ना। ही सेज यस यस व्हाई नॉट, वो बड़ा खुश हो गया। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी। और
कुछ दिनों बाद साहिब जो है वो अनीस जंग के पास आके क्वेश्चन करता है, आपका स्कूल तैयार हो गया है क्या? आई वॉन्ट टू कम, आई वॉन्ट टू रीड, आई वॉन्ट टू बी अ लिटरेट पर्सन। तो ये बहुत ही एम्बैरेसिंग था अनीस जंग के लिए। वाई? बिकॉज उन्होंने बहुत ही कैजुअल मैनर में इसको बोल तो दिया था कि बेटा मेरे स्कूल में तुम आओगे जो मैं बनाऊंगी। वो ये रियलाइज नहीं कर पाई थी कि उनके लिए ये कितना सीरियस मैटर है। It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. She was embarrassed. और उन्होंने क्या रिप्लाई किया कि अभी टाइम लगता है, ऐसा थोड़ी है आज तुमने बोला अगले हफ्ते स्कूल बन गया, टाइम लगता है। एंड शी वॉज एक्सट्रीमली एम्बैरेस्ड, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बात बोल दी जो शायद उनको याद भी नहीं रही होगी, बहुत ही इम्प्रैक्टिकल वे में, वहीं कैजुअली उन्होंने बोल दिया। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world. और अनीस जंग ये भी बात क्लियर करती है कि इस तरह के प्रोमिसेस तो यार इसकी ब्लीक दुनिया में हर तरफ है। इस तरह के प्रोमिसेस हर कोई इनसे करता है, बट क्या वो प्रोमिसेस फुलफिल होती है? बिल्कुल नहीं होती है। अबाउंड का मतलब होता है एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर्स। बहुत ज़्यादा इनसे हर कोई कुछ ना कुछ बोलता है कि मैं ऐसे करूँगा तो तुम आ जाना, यहाँ स्कूल खुलेगा तुम्हारे लिए, ये रिसोर्सेज होंगे, पब्लिक टॉयलेट्स होंगे, क्लीन हाउसेज होंगे एंड सो ऑन, सब कुछ अच्छा मिलेगा, एक पूरा तुम्हारे लिए ये बना देंगे, वो बना देंगे एंड सो ऑन। सो ब्लीक वर्ल्ड हियर रिप्रेजेंट्स एम्प्टी वर्ल्ड, कि इनकी जो ये हॉलो लाइफ है, एकदम फ्यूटाइल जो इनकी लाइफ है, जो इनको लग रहा है, देखो हमें ऐसा ही लग रहा है ना कि क्या ही वेस्टेज है इनका, कुछ एग्जिस्टेंस मैटर नहीं करता किसी के लिए भी। आफ्टर मोमेंट्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिज नेम, और काफ़ी देर बातें करने के बाद अनीस जंग को उसका नाम पता चला। तो उसका नाम पता है क्या था? उसका नाम था साहिब आलम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाम। उसने जब अपना नाम बताया तो अनीस जंग सेड यार इसको शायद पता ही नहीं है इसके नाम का मतलब क्या है। तो ये बहुत ही बड़ी आयरनी है ना। आयरनी क्या होता है? आयरनी होता है जब आप लिटरल मीनिंग से कुछ ऑपोजिट बोलते हो। नाम उसका साहिब आलम है, पर क्या वो साहिब है कहीं का? ना व्हाट डज इट मीन? साहिब आलम जो पूरा फ्रेज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? कुछ नहीं तो पीरियोडिक्स में आप लोग देखोगे, बट एग्जाम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड यू कैन ऑल्सो इंक्लूड दिस पार्ट इन योर लॉन्ग आंसर्स। अब जैसे वो अपना नाम बताता है, अनीस जंग रियलाइजेस कि अगर इसको इसका नाम का मीनिंग पता है तो इसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। आलम इज यूनिवर्स, साहिब इज द लीडर। ये लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है इसके नाम का मतलब। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। इसको तो बड़ा दुख होगा जब ये पता चलेगा कि मेरे नाम का मीनिंग क्या है और मैं रियलिटी में क्या हूँ। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, शायद इसे नहीं पता। अच्छा बाय द वे, जो काम ये करता है साहिब, वो उसे हम बोलते हैं रैग पिकिंग, ठीक है? रैग पिकिंग। और जो ये रैग पिकिंग करता है, यानी कूड़ा बीनने का जो ये काम करता है, जो भी ऐसा करता है उनको रैग पिकर्स बोलते हैं। तो नाम उसका लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, आई मीन उसके नाम का मीनिंग, और काम उसका है रैग पिकिंग का। और इसको शायद ये चीज़ें पता नहीं है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। इसको अपने नाम का मीनिंग नहीं पता। अगर इसे पता होता तो मे बी ये कुछ उस तरह से एक्ट करता, बट अपने नाम का मीनिंग नहीं पता। ये अपने दोस्तों के साथ जो है बिना स्लिपर्स के, बेयरफुट बॉयज मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि वो सारे अपने ग्रुप के साथ जिनके पास स्लिपर्स भी नहीं है पैरों में पहनने के लिए, और किससे कंपेयर कर रही है अनीस जंग उन्हें? एकदम मॉर्निंग बर्ड्स के जैसे। ये सुबह आते हैं और दिन में ये गायब हो जाते हैं। अब मॉर्निंग बर्ड से यहाँ पर उन्होंने क्लियर कंपैरिजन किया है लाइक का यूज़ करके। तो आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कि जहाँ भी हम लोग कंपेरिजन करते हैं यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, वो सिमिली हो जाता है। अब ये क्यों मॉर्निंग बर्ड से कंपेयर किया? बिकॉज दे सीम चीयरफुल, एनर्जेटिक, है ना? इस सेंस में कंपैरिजन किया है। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। और अनीस जंग अब महीने भर बाद उन सबको जानने पहचानने लगी थी। वाई आर्ट यू वेयरिंग चप्पल्स? आई आस्क वन। और एक से तो मैंने पूछ भी लिया कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो भाई, स्लिपर्स क्यों नहीं पहने हैं तुमने? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली। और उनमें से एक आंसर करता है कि मेरी मदर ना शेल्फ से नीचे नहीं उतारती हैं स्लिपर को। Even if she did, he will throw them off as another who is wearing shoes that do not match. और उनमें से एक वो बच्चा बोलता है जिसने कि स्लिपर्स भी एकदम मैचिंग नहीं पहनी है, एक अलग कलर की, एक दूसरे डिज़ाइन की। वो बोलता है कि अगर निकाल भी देंगी इसकी मदद तो कौन सा ये पहन लेगा। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. और अनीस जंग जब उसके स्लिपर को देखकर कमेंट करती है कि अरे तो दोनों डिफरेंट तुमने पहने हैं, तो वो अपने पैरों को क्या करता है? स्लाइड करता है, ही शफल्स। तो आपने कई बार देखा है, अगर आप जैसे मान लो इस तरह से अगर किसी ने कुछ पहना है, और दो अब ये भी रिसेंट फैशन में दिखने लगा था कि वैरायटी पहना जा रहा है, तो उसको एज अ फैशन प्रेजेंट कर रहे हैं बहुत सारे लोग। लेकिन इन लोगों के लिए इट्स नॉट अ मीन्स ऑफ फैशन। ये इनके लिए बस ये मैटर करता है कि इनके पैर किसी तरह कवर हों, दैट्स इट।
तो जब अनीस जंग इस पर कमेंट करती हैं तो बच्चा जो अपने पैरों को पीछे छुपाता हुआ एम्बैरेसमेंट में भी उसको हो रहा है, राइट, एंड ही सेज नथिंग, कुछ नहीं बोलता है. आई वॉन्ट शूज सेज अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ. और उनमें से एक बच्चा बोलता है मुझे शूज़ चाहिए, शायद उसने अपनी ज़िंदगी में कभी जूते पहने ही नहीं. ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स. अब अनीस जंग जो है वो बहुत जगह ट्रैवल करती है, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैंने बहुत सारे बच्चों को बेयरफुट चलते हुए देखा है. सिटीज़ हो, विलेज रोड्स हो, कहीं भी हो, आई हैव सीन देम बेयरफुट. इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन, राइट. अब अनीस जंग का ये अपना एक ओपिनियन है, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है कि यार मुझे नहीं लगता कि ये लैक ऑफ मनी है, पर इन लोगों के बीच में ये ट्रेडिशन जैसा है कि इनको बेयरफुट ही रहना है. और ये किसने, ये एक बच्चे ने एक्सप्लेनेशन दिया. आई मीन लोगों ने, ये काफ़ी घूमती रहती थी अनीस जंग, इधर से उधर ट्रैवलर थी, तो इनको एक एक्सप्लेनेशन ऐसा मिला कि डिस्कशन में भी इन्होंने किया, अपने इंसिडेंट्स शेयर किए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, तो इनको एक एक्सप्लेनेशन मिलता है कि यार आई डोंट थिंक कि इनमें लैक ऑफ मनी है, यहाँ पर इनके यहाँ ट्रेडिशन ही यही है बेयरफुट रहने का. आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. लेकिन अनीस जंग बोलती है यार ट्रेडिशन क्या होता है बेयरफुट रहने का. मुझे यानी कि अनीस जंग को ये लगता है कि ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है, सिर्फ और सिर्फ ये एक्सप्लेन करने का कि भाई दिस इज़ अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी कि एक कंटिन्यूअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी दिखाने का कि आज भी गरीब हमेशा से उस गरीबी का एक रिप्रेजेंटेशन है. दैट्स इट. ये कोई ट्रेडिशन नहीं है, ये सिर्फ क्या दिखा रहा है, इट इज़ जस्ट एन एक्सप्लेनेशन टू द स्टेट ऑफ पॉवर्टी विच इज़ परपेचुअल, विच इज़ फॉरएवर, ओके, नेवर एंडिंग. I remember a story a man from UDP once told me. अब इसी बीच में अनीस जंग जो है अपना एक छोटा सा और एक्सपीरियंस शेयर करती हैं. वो बताती हैं कि मुझे एक स्टोरी याद है, एक इंसान ने जो कि UDP में रहता था. कहाँ है भाई UDP, ज़रा बताओ. तुम्हारा जीके मैंने पहले भी चेक किया, पूछा था, और अब UDP बताओ कहाँ है ज़रा मुझे, ठीक है. इट्स इन इंडिया ऑफ कोर्स. इंडिया में कहाँ है, कौन से स्टेट में है, ज़रा बताओ. सो उस आदमी जो कि वो UDP का रहने वाला था, उन्होंने अनीस जंग के साथ एक स्टोरी शेयर की थी. और वो क्या स्टोरी थी कि एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट. कि जब वो छोटे थे ना, तो वो एक स्कूल में जाया करते थे जो मंदिर के पास था, जब उनके फादर वहाँ के प्रीस्ट थे, पंडित थे. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़. और उस टाइम में प्रीस्ट के बच्चे के पास भी शूज़ नहीं हुआ करते थे, तो वो टेम्पल में जाके प्रे करते थे कि भाई मुझे जो है पेयर ऑफ शूज़ चाहिए, वो जो बच्चे थे. जब 30 years later, I visited his town in the temple, which was now drowned in an air of desolation. अब अनीस जंग यहाँ पर आती है और बोलती है 30 साल बाद मैं अपने उस जिस भी इंसान ने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, मैं उसके गांव गई थी. मैंने वहाँ जाकर देखा, ठीक है, वो टाउन देखा, वो टेम्पल देखा, जो कि अब बिल्कुल खाली है. डेजोलेशन मतलब होता है खाली, एकदम ऐसा स्टेट जहाँ कुछ है ही नहीं. इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स. और अब वहाँ पर वो पुराना प्रीस्ट ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि 30 years इज अ गुड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो अब नए लोग वहाँ पर हैं. प्रीस्ट ज़रूर हमें वहाँ दिख रहे हैं, वाइट प्लास्टिक चेयर्स हमें दिख रही हैं. अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म. और वो क्या देखती हैं कि एक यंग बॉय जो ग्रे यूनिफॉर्म में है, मोस्ट प्रोबेबली स्कूल की ड्रेस में है, वियरिंग सॉक्स एंड शूज़. उसके पैरों में सॉक्स भी हैं, शूज़ भी हैं. अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड. वो ऐसे हाफता हुआ आया है. पैंटिंग इज जब आप बहुत शॉर्ट ब्रेथ लेते हो, राइट, और अपने बैग को उसने फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया है. और उस लड़के को देखकर मुझे एकदम से याद आया कि शायद भगवान ने सुन ली है, प्रीस्ट के बच्चों के पास तो शूज़ और सॉक्स आ गए हैं, राइट. दैट उस एकदम से क्या याद करती है अनीस जंग, द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़. लेट मी नेवर लूज देम, राइट. कि भाई वो तो सुन लिया, लेकिन अभी भी यहाँ पर हमारे यहाँ रैग पिकर्स के पास, ये जो सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, इनके पास नहीं है कुछ भी पहनने को. द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर. यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज. कि प्रीस्ट के बच्चों के पास तो शूज़ है, लेकिन मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस. कि अभी भी मेरे नेबरहुड के रैग पिकर्स, जो ये वाले सेगमेंट है सोसाइटी के, ये अभी भी शूलेस है, ये बेयरफुट है. क्लियर. तो ये जो इंसिडेंट है, ये सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए है कि जो प्रिवेलिंग क्लास डिविजन था हमारी सोसाइटी में, उसका भी देखो ऐसा नहीं था कि पॉवर्टी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए थी. पॉवर्टी किसी भी आपके जो भी हमारा कास्ट बेस्ड सोसाइटी का डिवीजन है, तो पॉवर्टी कहीं भी किसी के भी पास भी हो सकती है. लेकिन
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 30 ईयर्स जो ये पीरियड ऑफ डेवलपमेंट आया, तो प्रीस्ट के बच्चे के पास तो जूते आ गए, लेकिन व्हाट अबाउट दीज रैग पिकर्स, इनके पास तो अभी भी कुछ नहीं है, ये तो अभी भी शूलेस घूम रहे हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, और मेरे जो एक्वेंटेंस यानी कंपेनियन, यानी कि जो छोटे छोटे से रैग पिकर्स हैं, बच्चे हैं, बेयरफुट रैग पिकर्स बोला है यहाँ पर उन्होंने बार बार। ये बेयरफुट रैग पिकर्स इसीलिए भी बार बार बोल रही हैं ताकि हमें याद रहे कि भाई इनका ये परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी जो है ये हम भूले ना। ओके, सो अब ये लोग कहाँ लेकर जाते हैं अनीस जंग को? सीमापुरी। ठीक है, ये प्लेस का यहाँ पर डिस्क्लोजर हो गया है। ये वो जगह है जो दिल्ली के पेरिफेरी में आती है, ये सेंट्रल दिल्ली का पार्ट नहीं है, ये बॉर्डर्स में आता है। सो पेरिफेरी इज बेसिकली दी आउटर एरिया, तो दिल्ली के आउटर एरिया में है, लेकिन फिर भी देखा जाए अगर इसको दूसरे सेंस में समझोगे तो मेटाफोरिकली ये बहुत मीलों दूर है। ये लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है? येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। व्हाई इज दिस लाइन इंपॉर्टेंट? इससे बेसिकली ये कहने का मतलब है अनीस जंग का कि मान के चलते हैं कि चलो ये एरिया है दिल्ली का, ठीक है, ये सेंट्रल दिल्ली है, तो डेफिनेटली यहाँ पर रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होगी, सारे कुछ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे रहने वाले लोगों के पास ज़्यादा होंगी, पेरिफेरी वाले एरियाज में कंपैरेटिवली कम होंगी। लेकिन सीमापुरी के लोगों की जो हालत है, जो उनकी पॉवर्टी का लेवल है, अनीस जंग वही दिखा रही है, वही बता रही है कि ऐसा लगता है कि ये मीलों दूर है, इन तक तो रिसोर्सेज पहुंच ही नहीं रहे हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। नाउ दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। अब जो सीमापुरी में लोग रह रहे हैं बेसिकली स्क्वाटर्स हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने एक अनयूज्ड लैंड को बिना, मतलब एक होता ना कि गलत तरीके से अनलॉफुली लेकर ये वो लोग वहाँ रह रहे हैं, और ये बांग्लादेश से आए इन 1971। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ईयर हिस्टोरिकली एज वेल एज पॉलिटिकली। क्यों है ज़रा बताओ? साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, और उन्हीं में से साहिब की फैमिली भी थी, ये लोग भी बांग्लादेश से यहाँ आए थे। एंड सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डनेस, और उस टाइम पर सीमापुरी एकदम वेस्ट लैंड था। ठीक है, ऐसा कुछ आपको वहाँ दिखेंगे नहीं लोग, इट स्टिल इज, अभी भी वैसा ही है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब खाली नहीं है, वहाँ लोग आपको मिल जाएंगे इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के घरों में, जहाँ पर टिन की छत है, टारपुलिन, इट्स अ क्लॉथ, यू नो राइट, पूरा टेंट लगाने के लिए इस तरह से घर बने हुए हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, प्रॉपर सीवेज नहीं है, डिवॉइड का मतलब होता है लैक, राइट, यहाँ पर सीवेज सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज और रनिंग वाटर का बड़ा प्रॉब्लम है। अराउंड 10,000 रैग पिकर्स यहाँ रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर पूरा हमें बैकग्राउंड पता चल रहा है साहिब का। 10,000 रैग पिकर्स यहाँ रहते हैं, एंड दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एनी आइडेंटिटी। 30 साल से भी ऊपर हो गए इन्हें रहते रहते, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, विदाउट परमिट्स, कोई लॉफुल तरीके से ये लोग यहाँ रह नहीं रहे हैं, कभी भी इन पर किसी भी तरह से कोई भी वायलेंस हो सकता है। बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन, हाँ, राशन कार्ड इनके पास प्रोवाइडेड है जिससे इनका वोटर्स लिस्ट में नाम आ जाता है। तो जो भी यहाँ पर अथॉरिटीज़ हैं, राइट, वो अपने बेनिफिट के लिए सिर्फ इनको वो राशन कार्ड्स प्रोवाइडेड है, और जिनसे इनको थोड़ा बहुत ग्रेन वगैरह मिल जाता है, जस्ट टू गेन दैट वन वोट। ओके, नाउ फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। अब पीछे जहाँ हम बात कर रहे थे कि इनके पास इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ एक पेपर वर्क के नाम पर इनके पास एक राशन कार्ड होता है, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वोटर्स लिस्ट में इनका नाम आ जाए, वो भी अल्टीमेटली हायर अथॉरिटीज़ के बेनिफिट के लिए, दैट्स इट। इसमें उनका कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। अब इसको देखो वो लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं सीमापुरी के लोग, वो कहते हैं कि भाई हमारे लिए तो फूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन एनी आइडेंटिटी, हमारे लिए मैटर नहीं करती है हमारी आइडेंटिटी। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। यहाँ पर ये बात कौन बोल रहा है? कुछ वुमेन जो टैटर्ड साड़ीज में वहाँ पर है, टैटर्ड बेसिकली टॉर्न, एकदम पुरानी सी साड़ियों में वहाँ पर है। वो कहती है कि देखो दिन ख़त्म होने पर अगर हम अपने फैमिली को खिला पा रहे हैं, हम बिना खाली पेट, कहने का मतलब ये है हम भूखे पेट अगर बेड नहीं जा रहे हैं, हम सोने नहीं जा रहे हैं, तो फिर हम यहाँ रहने को तैयार हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इससे बेटर यहाँ पर हम रहें, हमें एटलीस्ट खाने को मिल रहा है, न कि हम जहाँ पुरानी जगह रहते थे जहाँ पर हमें खाने के हमारे पास बिल्कुल कमी थी, खाने को हमें कुछ नहीं मिलता था। तो ये कंडीशन हम फिर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें चलेगा ये जगह। Says a group of women in tattered sarees when I asked them why they left the beautiful land of green fields and rivers. जब ये उन्होंने कब जवाब दिया? जब अनीस जंग ने उनसे रीज़न पूछा कि इतनी सुंदर जगह आप अपनी क्यों छोड़कर आ गए हो यहाँ रहने के लिए। सो उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्या था? उनके लिए था फूड। ठीक है, उनके लिए आइडेंटिटी मैटर उतनी नहीं करती थी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनको आगे क्या करना है, उनका क्या
प्लान्स है आगे फ्यूचर को लेके, कुछ मैटर नहीं करता उनके लिए। सिर्फ ये तक किसी तरह एक दिन और कट जाए, फूड हमें आराम से मिल जाए। नाउ वेरेवर दे फाइंड फूड, और जहाँ भी उन्हें खाना मिलता तो उन्हें लगता था हाँ यहाँ पे हमें मिल जाएगा, हम भूखे नहीं रहेंगे। दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, वो वहीं अपना टेंट लगा लेते थे। उनके लिए तो टेम्पररी होम्स वही बन गए। सो ट्रांजिट होम्स बेसिकली टेम्पररी होम्स को बोला है। नाउ चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और उनके बच्चे वहीं बड़े होते थे, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और सब उस लिविंग कंडीशन में पार्टनर्स थे एक दूसरे के। जैसे पार्टनर्स इन क्राइम होता है तो इनके सर्वाइवल मोड में सब एक दूसरे के पार्टनर्स थे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में मीन्स ऑफ सर्वाइवल क्या था? रैक पिकिंग, और कुछ वहाँ ज़्यादा काम होता नहीं था। नाउ रैक पिकिंग यू अंडरस्टैंड राइट, कूड़ा बीनने का काम, गार्बेज उठाने का काम। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, और इतने सालों से वहाँ के लोग ये काम कर रहे थे कि उनके लिए ये एक फाइन आर्ट था। ठीक है, वो इतना रेपिटेड इस काम को कर रहे थे, स्किल्ड हो गए थे इस काम में। एंड गार्बेज टू देम इज गोल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि उन लोगों के लिए ये गार्बेज, इट्स नॉट गार्बेज जैसे हम लोगों के लिए ये वेस्टेज होता है या हमारे लिए वो यूजलेस होता है, बट दिस गार्बेज इज अ गोल्ड फॉर देम। उसमें कुछ वैल्यूएबल चीज़ें उन्हें मिल जाती है, या जैसे कुछ न्यूज़पेपर्स वगैरह कलेक्ट हो गए तो उनको आप उन्होंने सेल कर दिया, कुछ बॉटल्स वगैरह कुछ रीयूजेबल आइटम्स उन्हें मिल गए तो उन्हें सेल कर दिया, वहाँ से उनको यूजफुल उनके लिए मटीरियल यहाँ पर बन जाता है। इट इज़ द डेली ब्रेड, यही उनके लिए डेली ब्रेड है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट्स अ लीकिंग रूफ, चाहे लीक ही कर रहा हो, छत तो इन्हें इसी से मिल रही है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए तो ये उससे कहीं ज़्यादा है। लोगों के लिए वो मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, पर बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। आई समटाइम्स फाइंड रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज, हिज आईज लाइटिंग अप। साहिब कहता है मुझे तो कभी कभी 10 रुपये भी मिल जाते हैं, और ये बोलते बोलते उसकी आंखों में एक अलग चमक होती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो ये गार्बेज एक वंडरलैंड हो गया। आज 10 रुपये मिले, हो सकता है कल 20 रुपये मिले, हो सकता है किसी दिन गलती से किसी ने 50 रुपये गिरा दिए, तो वंडरलैंड हो गया ना। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging for there is a hope of finding more. और गलती से कभी कोई सिल्वर कॉइन मिल गया, 10 रुपये का सिक्का मिल गया, 20 रुपये का कुछ मिल गया, तो आपका जो एक होप होता है वो ख़त्म ही नहीं होता, और ढूंढते हो कि शायद किसी ने कुछ बड़ा नोट गिराया हो। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज इज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। और यहाँ से समझ में आता है कि बच्चों के लिए इस गार्बेज की डेफिनेशन कुछ और है, पेरेंट्स के लिए इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बच्चों के लिए तो इट्स लाइक कॉम्पिटिशन कि भाई तुझे आज कितने मिले, देख मुझे इतने सारे मिले। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, जैसा मैंने अभी कहा वंडरलैंड जैसा है बिल्कुल, कि इट इज़ रैप्ड इन वंडर, पता नहीं अभी ये मिला है अगले पल में क्या मिलेगा। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बड़ों के लिए इट्स अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, उन्हें पता है ये नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या। One winter morning, I see साहिब standing by the fenced gate of the neighborhood club. अब एक दिन अनीस जो है साहिब को देखती है कि वो क्या कर रहा है, वो एक क्लब के गेट के बाहर ऐसा फेंस्ड है, मीन इस तरह से आप देख रहे हो बाउंड्रीज है, पूरी पैक्ड है, वहाँ से वो अंदर देख रहा था। ठीक है, वॉच टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, दो लोग जो है वो टेनिस खेल रहे थे वाइट ड्रेस में, उनको देख रहा था। एंड ही सेज आई लाइक द गेम, मुझे बहुत पसंद है ये गेम। ही हम्स, वो ऐसे बड़बड़ कर, मतलब बहुत ही लो वॉइस में बोलता है, ही विस्पर्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस एंड ही इज सेटिस्फाइड, वो देख रहा है, बड़ा मजा आ रहा है उसको देखने में इस फेंस से पीछे। आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड, जब कोई नहीं होता है ना तब मैं अंदर जाता हूँ, वो खुद ही अनीस जंग को बता रहा है। ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और बोलता है कि जो गार्ड है ना, गार्ड भैया, वो मुझे झूला भी झूलने देते हैं। स्विंग इज दैट झूला, राइट। And Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. और surprisingly साहिब ने भी टेनिस शूज़ पहने हैं जो उसके ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं, जो उसने पहना है और उसके जो शूज़ हैं बिल्कुल मिसमैच्ड हैं। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. और यूजुअली अगर ऐसा कोई सही सलामत शूज़ आपको किसी पुअर पर्सन के पैरों में मिल जाए तो पहला दिमाग में जाता है कि पक्का इसने चोरी करे होंगे। तो यहाँ पर साहिब देखो बिना अनीस जंग के क्वेश्चन किए ही वो डिफेंसिव मोड में बोल देता है कि अरे ये मुझे किसी ने दिए हैं। सो ही वॉज गिविंग एन एक्सप्लेनेशन एज इफ कि अनीस जंग उस पर डाउट करेंगी। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. और ये बात कि ये शायद किसी अमीर घर के बच्चे के जूते हैं जिसने उनको डिस्कार्ड कर दिया है, जिसने उसको फेंक दिया उन जूतों को, क्यों हो सकता है कि उसमें कुछ छोटा सा प्रॉब्लम आया हो, एक होल रहा हो तो उसको फेंक दिया। तो ये चीज़ साहिब के लिए मैटर नहीं करती है, उसको बॉदर नहीं करती है, उसको परेशान नहीं करती है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू।
सारी ज़िंदगी बिना चप्पल होके चला, उसके लिए तो एक होल वाले शूज़ भी ड्रीम कम ट्रू हो गए। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ रीच। लेकिन जो टेनिस वो यहाँ देख रहा है इतनी सीरियसली, इंटेंटली का मतलब होता है एकदम सीरियसली, जिस गेम को वो देख रहा है वो उसकी रीच से बाहर है, वहाँ वो नहीं पहुँच पाएगा। बिकॉज इतना ज़्यादा ड्रीम करना तो इसके रियल स्टेट में अभी पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, ऐसा अनीस जंग का ओपिनियन है। दिस मॉर्निंग, अब जिस सुबह की अनीस जंग बात कर रही है, उस दिन वो साहिब को क्या कैसे देखती है, देखो साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अब साहिब जा रहा है मिल्क बूथ, ठीक है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में क्या है, एक स्टील कैनिस्टर है। जैसे दूध की आप लोग क्या बोलते हो अपने अपने रीजन में, इसको ज़रा बताओ कॉमेंट्स में। तो स्टील कैनिस्टर उसके हाथ में है, और वो क्या अनीस जंग को बोलता है कि पता है मैं आपको मैं एक टी स्टॉल में काम करता हूँ, वहीं नीचे रोड में। He says, pointing in the distance, ऐसे पॉइंट करता हुआ बताता है कि वहाँ पर एक टी स्टॉल में मैं काम करता हूँ। I am paid 800 रुपीज़ in all my meals, मुझे 800 रुपीज़ भी मिलते हैं और मेरा सारा खाना पीना भी वो लोग ही देते हैं। Does he like the job? क्या उसको वो जॉब पसंद आई? पहले वो रैक पिकिंग करता था, अब वो टी स्टॉल में काम करता है, तो क्या उसको पसंद है ये जॉब? I ask, मैंने पूछा। His face I see has lost the carefree look, और यहाँ पर अनीस जंग ने कुछ ऑब्जर्व भी किया। क्या ऑब्जर्व किया कि बच्चे के फेस में ना अब वो केयर फ्री लुक नहीं है, उसने अपनी वो केयर फ्री लुक खो दी है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। ये जो स्टील कैनिस्टर है ना, ये दिख रहा है कि उसको बहुत भारी लग रहा है, उसके लिए एक बर्डन जैसा है, रादर दैन द बैग जो वो रैक पिकिंग के लिए यूज करता था अपने शोल्डर पर। क्यों ऐसा बोल रहे हैं अनीस जंग? क्योंकि यहाँ पर अनीस जंग ने ये ऑब्जर्व किया है दैट नाउ he was not free, है ना। बैग जो था वो उसका खुद का था, लेकिन ये कैनिस्टर तो किसी और का है। अब he was no longer his own master, वो अपना खुद का मालिक नहीं है, अब उसको किसी और के अंडर में काम करना है। The canister belongs to the man who owns the tea shop। ये कैनिस्टर किसका था? जिसका टी शॉप था। साहिब is no longer his own master, साहिब was no longer free, right? अब वो किसी और के अंडर में काम कर रहा है, तो वो सेंस ऑफ फ्रीडम चली गई है, वो सेंस ऑफ केयर फ्री जो जो केयर फ्री लुक था वो चला गया है। और अब कहीं ना कहीं साहिब का जो वो ड्रीम था कि वो स्कूल जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, वो भी फुलफिल नहीं हुआ। काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम ये तो अच्छा है ना, रैक पिकिंग नहीं करनी है, उसको 800 रुपये कमा रहा है, ये तो उसकी लाइफ में एक डेवलपमेंट ही हुआ, एक प्रोग्रेस ही हुआ। लेकिन अपनी ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाना, एक इकोनॉमिक क्राइसिस को बैलेंस करने के लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को बैलेंस करने के लिए ज़बरदस्ती जब कोई काम किया जाता है तो वो डेफिनेटली एक बर्डन लेकर आता है, और आप उसमें खुद को लिबरेटेड तो फील नहीं कर सकते जैसा साहिब टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस हिज स्टोरी उसने फील किया। ही वॉज नो लॉन्गर अ फ्री मैन, अ फ्री पर्सन, ठीक है। सो ये थी हमारी स्टोरी, साहिब की स्टोरी। ऑल राइट, सो अब हम लोग जैसे हमने अभी साहिब की स्टोरी पढ़ी, नाउ वी विल कंटिन्यू विद मुकेश स्टोरी। और ये मुकेश वो मुकेश नहीं है जो आई एम श्योर आप लोग मूवीज़ अगर देखने जाते हो तो उससे पहले जो मुकेश आपके सामने आता है, ही इज़ नॉट दैट मुकेश। यहाँ पर जिस तरह से साहिब जो सीमापुरी में रहते थे, उनके अपने स्ट्रगल्स थे, हमने उनकी लाइफ को इतना क्लोजली ऑब्जर्व किया थैंक्स टू अनीस जंग, वैसे ही बिल्कुल हम मुकेश के बारे में जानेंगे जो कि फिरोज़ाबाद में रहते हैं, और फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज़। और देखो स्टोरी किस तरह से शुरू होती है, स्टोरी का टाइटल देखो सबसे पहले तो यहाँ पर है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, है ना। उधर क्या था, आई फाइंड रूपी इन द गार्बेज एंड सो ऑन, इस तरह से कुछ था। सो यहाँ पर हमें मुकेश के एस्पिरेशंस तो पता चल गए, ड्रीम्स पता चल गए दैट ही वांटेड टू ड्राइव अ कार, या कार से रिलेटेड वो किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। सो स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। और देखो किस तरह से मुकेश सेज एकदम असर्शन के साथ कि मुझे जो है मोटर मैकेनिक बनना है। और इस पर क्वेश्चन करती है अनीस जंग कि तुम्हें पता भी है कार्स के बारे में, तो तुम्हें मोटर मैकेनिक बनना है। और ही सेज I will learn to drive a car, looking straight into her eyes, बिल्कुल क्लियर, ऐसा नहीं कि वो कोई गलत काम बोल रहा है, बहुत ही कॉन्फिडेंस यहाँ पर देखो, फुल ऑन कॉन्फिडेंस में, एकदम डिटर्मिनेशन में, एज इफ कि ही वाज सो श्योर कि उसको यही करना है ना। वो बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं सीख लूँगा, क्या बड़ी बात है। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad,
फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। अब यहाँ पर अनीस जंग को तो पता है ना कि किस कंडीशन में मुकेश जैसे और बच्चे वहाँ पर रह रहे हैं, तो उनको ना उसका ड्रीम कैसा लग रहा है। लूम्स का मतलब होता है अपीयर्स, तो यहाँ पर किस तरह से उसको ड्रीम लग रहा है मुकेश का कि ये ना एक मिराज के जैसे है, जो कि मिराज क्या होता है, मिराज बेसिकली इल्यूजन है, समथिंग विच डजंट एग्जिस्ट इन रियलिटी, कोई ऐसी चीज़ जो इल्यूजन है बस, जो रियल नहीं है। तो उनको मुकेश का जो ये ड्रीम है ना, ये एक इल्यूजन लगता है, क्योंकि फिरोजाबाद जिस जगह में वो रहता है वहाँ पर उसका ऐसा ड्रीम सक्सेस हो पाना बड़ा मुश्किल है, राइट, जो कि फेमस है फॉर इट्स बैंगल्स। वहाँ पर लोग सब बैंगल मेकिंग करते हैं, ये कुछ अलग सोच रहा है, तो थोड़ा सा अनीस जंग को ये इल्यूजन ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज जो उनका वर्किंग कंडीशन है, लिविंग एनवायरनमेंट है, बहुत मुश्किल है कि इस तरह से कोई डेयर करे, कुछ अलग सोचे, कुछ अलग ड्रीम करे और वहाँ से निकल कर आए। ऐसा नहीं है कि वो डीमोटिवेट कर रही है किसी भी तरह से मुकेश को, बट शी नोज द रियलिटी। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। हर दूसरी फैमिली जो है वो बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है, एंड इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड, इट सीम्स। और मेजॉरिटी लोग वहाँ यही काम करते हैं, ठीक है। वहाँ पर फेमस है इनफैक्ट फिरोजाबाद ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के लिए, जहाँ पर जनरेशन टू जनरेशन यही काम करते आए हैं, बैंगल मेकिंग का, वेल्डिंग ग्लासेस, फर्नेसेस यानी कि जो भट्टियाँ होती है वही उसके आसपास ये लोग काम करते आए हैं, और जितनी भी विमेन है यहाँ पर वो यही करती हैं हमेशा से, ऐसा लगता है अनीस जंग को। मुकेश's family is among them, और उन्हीं फैमिलीज में से मुकेश की फैमिली भी है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures and dingy cells without air and light. किसी को पता ही नहीं है कि ये चाइल्ड लेबर है और ये गलत है, ये इलीगल काम है। इस तरह के बुरे कंडीशन में काम करना, मतलब इतने छोटे छोटे बच्चों को कैसे ग्लास फर्नेसेस में काम करवाया जा रहा है जहाँ पर टेम्परेचर इज सो हाई, डिंजी सेल्स मतलब एकदम डार्क सेल्स जहाँ पर प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉपर वेंटिलेशन, कोई एयर नहीं, लाइट नहीं, और अगर कहीं से किसी को भी पता चल गया इनके बारे में तो ये सब के सब, इनफैक्ट जो 20,000 जो बच्चे हैं वो वहाँ से बाहर निकलेंगे, प्लस ये सब लोग जेल जाएंगे वो अलग, राइट। इस पूरे फर्नेस में लगभग 20,000 बच्चे, 10,000 रैक पिकर्स हमने देखा था सीमापुरी में है, और यहाँ के फर्नेसेस में अराउंड 20,000 बच्चे जो हैं वो दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स। स्लॉग का मतलब होता है वो दिन रात जो बहुत मेहनत करता है, तो दिन भर जो मेहनत करते रहते हैं, और इस मेहनत का रिजल्ट क्या होता है, दे लूज द ब्राइटनेस ऑफ द आई। अब यहाँ कंटिन्यूस इस वेल्डिंग इंडस्ट्री में, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में, आपको क्या लगता है कि बहुत अच्छे रिसोर्सेज इनके पास होते होंगे, कोई आई प्रोटेक्टर ये पहनते होंगे? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं इनको मिलता होगा। तो इनका रिजल्ट क्या होता है कि भाई अपने आंखों की ब्राइटनेस ये बहुत छोटी एज में ही खो देते हैं। और फर्नेसेस देखो इस तरह से, आप समझ रहे हो, बहुत ही छोटा एरिया, कोई प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, एयर कुछ भी नहीं है, तो कैसे ये सर्वाइव यहाँ पर कर रहे हैं। नाउ मुकेश's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. और मुकेश की आंखें ना एकदम चमक जाती हैं, और जब वो अपने आप से वॉलंटियर करता है कि मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ, ऐसा अनीस जंग यहाँ पर हमें बता रही है। और वो बोलती भी है कि देखो मेरा घर जो है दोबारा, यहाँ से मुकेश ये भी बोलता है कि भाई मेरा घर जो है वो रीबिल्ड हो रहा है, अभी बना नहीं है, टूटा है, हम लोग दोबारा से काम करवा रहे हैं। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। अब यहाँ पर अनीस जंग क्या देखती है कि भाई बहुत ही लिविंग एनवायरनमेंट बहुत ही अजीब है, बहुत ही बेकार है। हो सकता है कि मुकेश ने जो ये बात बोली दैट द हाउस इज़ बीइंग रीबिल्ट, वो सिर्फ एक डिफेंसिव मोड में आने के लिए कि यार यही बोल देता हूँ, हो सकता है हर बार वो यही बोलते हो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कि थोड़ा सा क्रैक है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, हम लोग अभी घर बनवा रहे हैं, वो सिर्फ अपीयरेंस के लिए, राइट, कि वो बस दिखे कि हाँ हम घर बना रहे हैं। ही माइट हैव बिन एम्बैरेस्ड अबाउट देयर सिचुएशन, ये भी हो सकता है। और जब वहाँ से अनीस जंग गुजरती हैं तो वो क्या देखती हैं कि जितनी भी लेन्स हैं वो कितना स्टिंक कर रही है, वो उनसे बहुत स्मेल आ रही है, ठीक है, गार्बेज से वो चोक्ड है, पूरा भरे हुए हैं। पास्ट होम्स दैट रिमेन hovels विद क्रम्बलिंग वॉल्स। अब किस तरह के घर से वो गुजरी, आसपास जो घर है उनकी वॉल्स देखो ऐसे क्रम्बल हो रही हैं, टूट रही हैं, क्रैक्स पड़े हुए हैं, राइट। हाउल्स मतलब बहुत ही ऐसे डर्टी से हाउसेज जो होते हैं जैसे स्लम्स में हम लोग देखते हैं, राइट। वॉबली डोर्स, ऐसे डोर्स जो शेक हो रहे हैं, एकदम आवाज़ें आ रही है कि कभी भी वो दरवाजे गिर सकते हैं। नो विंडोज, कोई विंडोज नहीं है। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रिमिबल स्टेट। और सब लोग एक साथ रह रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, पता ही नहीं चल रहा है, फैमिलीज और एनिमल्स सब साथ में रह रहे हैं।
कोई तरीका नहीं था प्रॉपर लिविंग का, क्योंकि उनके पास जगह ही नहीं थी। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर वो रुकता है, बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट, और अपने पैरों से वो उस टूटे हुए आयरन डोर पे जोर से मारता है, उसको खोलता है, एंड पुशेस इट ओपन। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, और हम एक रफली बिल्ट घर के अंदर एंटर करते हैं। हाफ बिल्ट शैक यहाँ पर घर को बोला जा रहा है। इन वन पार्ट ऑफ इट, एक तरफ तो क्या देखती है अनीस जंग कि वहाँ पर डेड सूखी घास पड़ी हुई है, ठीक है, इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनिश लीव्स, और वहीं पर चूल्हा बना हुआ है प्रॉपर। फायरवुड स्टोव समझते हो, लकड़ी वाला जो चूल्हा होता है, ऐसा गैस स्टोव, फैंसी गैस स्टोव जो हम अपने घरों में लगाते हैं वो नहीं, फायरवुड स्टोव है वहाँ पर, ठीक है। जो भी रूरल एरियाज से बिलोंग करते हैं, मुझे तो लगता है वहाँ अभी भी ऐसा होता है, जैसे मेरा जो भी होम टाउन है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पर अभी भी फायरवुड स्टोव यूज़ होता है, राइट। तो फायरवुड स्टोव है वहाँ पर। आई मीन कुछ इस तरह की इमेज होती है कि मिट्टी के पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ से वुड रखा जाता है, इधर से फ्लेम्स के साथ यहाँ पर यूटेंसिल रखा जाता है। वाह, सुपर ड्राइंग, है ना, तुम समझ गए ना, भावनाओं को समझना बस। तो इस तरह से पूरा सेटअप था, और इस वेसल में क्या था, सिजलिंग स्पिनिच लीव्स, पालक के कुछ पत्ते गरम गरम वहाँ पर बन रहे थे, कुछ तो अमेजिंग सा बन रहा था। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और नीचे यहाँ पर एल्यूमिनियम की थालियों में, प्लेट्स में और भी कुछ कटी हुई सब्जियाँ रखी हुई थी। अब इसके बाद अनीस जंग क्या ऑब्जर्व करती है वहाँ, A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. एक बहुत ही स्लिम, वीक, थिन, पतली सी एक औरत जो है पूरे परिवार के लिए खाना बना रही थी। Through eyes filled with smoke, she smiles, और आंखों में उसके पूरा धुआं भरा हुआ है, क्योंकि ये कोई फैंसी गैस स्टोव्स तो नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप फायरवुड स्टोव यूज़ कर रहे हो तो उसका स्मोक भी आएगा, उसकी आंखों में वो स्मोक भरा हुआ है, और वो एक अच्छी सी स्माइल देती है, वेलकमिंग स्माइल देती है अनीस जंग को। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर, और वो लेडी कौन थी, वो मुकेश की भाभी थी, यानी कि उसके बड़े भाई की वाइफ थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग थी, नो, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू। लेकिन क्योंकि शादी हो गई है जल्दी, तो अब जो एक टाइटल आ गया, डेजिग्नेशन आ गई है कि बहू ऑफ द फैमिली है वो, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, जो ऑलरेडी 3 आदमियों का ध्यान रख रही है। किस किस का, अपने हस्बैंड का, कि भाई उनके खाने पीने का देखना है सब कुछ, मुकेश क्योंकि वो छोटा है उसको भी देखना है, एंड देयर फादर, और फिर उनके फादर को भी देख रेख करनी है क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, ओल्ड पर्सन है। नाउ व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, और जब भी ये ओल्डर मैन यानी कि मुकेश के फादर जब उस घर में आते हैं, शी जेंटली विथड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, वो चुपके से दरवाजे के पीछे चली जाती हैं और अपने पूरे फेस पर वो घूंघट कर लेती है। सो व्हील इज दैट क्लॉथ, है ना, घूंघट जिसे बोलते हैं कि फेस अपना कवर कर लेना। अभी भी बहुत सारे रीजन्स एंड रिलीजन्स में ये कस्टम है। सो एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि ट्रेडिशन है, डॉटर्स इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, तो ये रिवाज था उनका, रिचुअल था, आई मीन उनके यहाँ ट्रेडिशन था कि जो भी बहुएं हो अपने घर के बड़े मेल मेंबर्स के आगे उनको अपना फेस कवर करके रखना होगा। एंड इन दिस केस द एल्डर इज एन एम्पावरिश्ड बैंगल मेकर, और यहाँ मुकेश की फैमिली, वो एल्डर कौन है, वो एक गरीब बैंगल मेकर है। मुकेश के फादर की यहाँ पर बात हो रही है। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. इतने सालों की मेहनत के बाद भी, पहले जहाँ वो एक टेलर का काम करते थे, इतनी मेहनत करने के बाद, पहले टेलर फिर बैंगल मेकर बने, तभी भी वो अपने घर को रेनोवेट नहीं कर पाए, रीबिल्ड नहीं कर पाए, प्लस अपने दोनों बेटों को स्कूल भी नहीं भेज पाए, तो एजुकेशन भी उनके बच्चों को नहीं मिली। ऑल ही हैज़ मैनेज्ड टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और वो था बैंगल मेकिंग। तो आप समझ रहे हो कि क्या लेवल रहा है, जनरेशन टू जनरेशन जब बोला है कि ये बैंगल मेकिंग का आर्ट शिफ्ट हो रहा है, तो ये क्यों बोला है। नाउ इट इज हिज कर्मा, हिज डेस्टिनी। यहाँ पर मुकेश की जो ग्रैंड मदर है वो क्या बोलते हैं, देखो यहाँ के लोगों ने ना अपनी इस फेट को एक्सेप्ट कर लिया है। वो बोलते हैं यार ये कर्मा है, ठीक है, ये हमारी किस्मत है। ऐसा नहीं है कि वो इस सिचुएशन से निकलना नहीं चाहते, उन्होंने इसको एक्सेप्ट ही कर लिया है कि भाई यही हमारी किस्मत है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जिन्होंने अपने हस्बैंड को कंटिन्यूअस ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने के साथ सब कुछ देखा हुआ है, पॉलिश वो करते थे ग्लास बैंगल्स को, और जिसकी वजह से उन्होंने अपने हस्बैंड को ब्लाइंड होते हुए भी देख लिया। यानी कि मुकेश के जो फादर थे वो ब्लाइंड थे, ठीक है, और वो किसकी वजह से, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया कि कंटिन्यूअस ये काम करने की वजह से इम्पैक्ट पड़ता है आपकी आईसाइट पर, तो वही यहाँ पर हुआ। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन,
क्या भगवान की दी हुई जो लीनियज है, जो ये हमारी हयाकी है, ये कभी ख़त्म हो सकती है? तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकती, हमें भगवान ने दिया, ये चलता रहेगा. शी इम्प्लाइज एंड बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स. अब क्योंकि वो खुद ही बैंगल मेकर्स के घर में पैदा हुए तो उन्होंने कुछ और देखा ही नहीं एक्सेप्ट फॉर बैंगल्स. इन द हाउस, घर में बैंगल्स, बालकनी में बैंगल्स, ग्राउंड में बैंगल, हर दूसरे घर में बैंगल्स. बस पूरे फिरोजाबाद में बस यही था, बैंगल मेकिंग, दैट्स इट. नाउ spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow. इतने वैरायटी, मतलब रेनबो में 7 कलर्स से जितने भी और कलर्स बन सकते हैं, हर वैरायटी के बैंगल्स lie in mounds in unkempt yards are piled on 4-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. मतलब शैंटी का मतलब क्या होता है? बहुत ही ओल्ड, विदाउट एयर एंड कंजस्टेड एरिया जिसे बोलते हैं, उसको शैंटी कहा जाता है. तो हर तरफ ये बैंगल्स ही बैंगल्स मिलेंगे, हर वैरायटी के और हर जगह के. देखो जो ये आपका 4-wheeled हैंड कार्ट बोला, इट्स द ठेला, राइट, जिसको ठेला बोलते हैं, तो उसको पुश भी जो कर रहा है उसमें बैंगल सेल हो रहे हैं. बहुत ही बिल्कुल ऐसे समझो कि कैटेगराइज्ड एंड बहुत ही डिफरेंशिएटेड वे में नहीं रखा है, बहुत ही सुंदर तरह से उसको कैटेगराइज नहीं किया, बहुत ही पुअरली मेंटेन. इसलिए अनकेम्प्ड का मतलब यही होता है, पुअरली मेंटेन. तो कैसे भी कंडीशन में आपको मिलेगा तो सिर्फ बैंगल ही इन फिरोजाबाद. एंड इन डार्क हटमेंट्स, हटमेंट्स यहाँ पर बेसिकली हट्स का पूरा जो एक सिंगल रो है ना हट्स की, उनको बोला है. तो ऐसे हटमेंट्स आपको देखने मिलेंगे. नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स. अब अनीस जंग वो पूरा एरिया डिस्क्राइब कर रही है. शी सेज कि वहाँ पर लोग और कुछ करते ही नहीं है, छोटे छोटे बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं वो फ्लेम्स लगाकर भी बैंगल मेकिंग का ही काम कर रहे हैं अपने फादर और मदर्स के साथ. वेल्ड कर रहे हैं कलर्ड ग्लासेस को सर्कल्स बनाने के लिए. एंड देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड. और उनकी आंखों ने ना एकदम ऐसा एडजस्टमेंट कर लिया है कि वो लाइट में ज़्यादा जाना पसंद ही नहीं करते हैं, वो डार्क के हिसाब से अडेप्टेशन उनका हो चुका है. एंड दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट्स. और बड़े होने से पहले ही बच्चों की आई साइट चली जाती है, राइट. तो कितना पथेटिक इनका लिविंग कंडीशन है. इसके बाद अनीस जंग ऑब्जर्व करती हैं उसी फिरोजाबाद में एक और लड़की को, ठीक है, सविता जिसका नाम है. सो शी इज़ अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस. एक छोटी सी बच्ची है, राइट, पिंक कलर की उसने ड्रेस पहनी है, बहुत ही डल कलर है, ऐसा नहीं बहुत ब्राइट एंड एक्सपेंसिव पिंक वो देखने मिलेगा. सो शी सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमन. एक बड़ी एल्डरली वुमन, बुजुर्ग महिला के बगल में वो बैठती है, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास. सोल्डरिंग इज बेसिकली वो ग्लासेस को ज्वाइन कर रही है, राइट. As her hands move mechanically like the tones of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. और वो इतनी स्किल्ड हो गई थी कि जैसे जैसे उसके हाथ एकदम मशीन की तरह अपना काम कर रहे थे, अनीस जंग को रियलाइज़ हो रहा था कि यार इसको पता है कि जो ये बना रही है इसकी वैल्यू क्या है, कितने सेक्रेड इसको माना जाता है. देखो इंडियन कल्चर में बैंगल्स आर कंसिडर्ड एक्सट्रीमली होली, राइट, बहुत ही सेक्रेड माना जाता है व्हेन इट कम्स टू अ न्यू ब्राइड, राइट, या कोई भी मैरिड वुमन के लिए. इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमन सुहाग. इसको क्या बोलते हैं? सुहाग की निशानी बोलते हैं, है ना. ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, शादी में बहुत ही सेक्रेड माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू ये होल्ड करते हैं. एंड इट विल डॉन ऑन हर सडनली, और इट विल डॉन ऑन हर, इस फ्रेज का क्या मतलब है कि किसी दिन एकदम से इसको झटका लगेगा, एकदम ऐसे क्लिक होगा इसको. वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद रेड व्हील. इसको शायद तब ये रियलाइज़ होगा जब इसके सर पर एक रेड कलर का कपड़ा होगा, यानी कि इसकी शादी होगी. हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, इसके हाथों में रेड हिना लगी होगी, मेहंदी लगी होगी. एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स, और जब इसके कलाई पर रेड बैंगल्स होंगे शायद तब इसको रियलाइज़ होगा कि जो ये बना रही है वो एक्चुअली में कितना सेक्रेड है, राइट. शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और ये दुल्हन बन जाएगी. Like the old woman beside her who became one many years ago, बिल्कुल उसके जैसा जो बगल में उसकी औरत बैठी है साइड में, जो आज से बहुत सालों पहले ब्राइड बन चुकी थी. She still has bangles on her wrist, अभी भी उसके हाथ में बैंगल्स है, ओके, बट no light in her eyes. लेकिन आँखों में लाइट नहीं है, आँखों में वो शाइन नहीं है, वो एनर्जी नहीं है जो लाइफ की तरफ होनी चाहिए. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, ठीक है. ये हिंदी लाइन आप देख रहे हो, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? वो औरत क्या बोलती है? इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय. उसने ये लाइन जब बोली ना तो वो बहुत कोई खुश नहीं थी, उसके इस साउंड में जॉय ही नहीं था. इट लैक्ड दैट हैप्पीनेस, दैट जॉय. शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम. इसका मतलब क्या है? वो कह रही है कि यार कभी भी ना पूरी अभी तक की ज़िंदगी में मैंने एक बार पेट भर के ना खाना भी नहीं खाया है.
हमेशा हमें कमी रही है। दैट्स व्हाट शी हैज़ रीप्ड, यही हमें मिला है, यही मुझे मिला है, यही हमने रिसीव किया है अपने हमारे एक्शन। देखो हम कुछ कर नहीं पाए अपनी लाइफ में तो अब हम भुगत भी रहे हैं। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बेड सेज, अब उसका हस्बैंड जो है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन दिया अनीस जंग ने, वो क्या बोलते हैं, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे तो और कुछ आता भी नहीं है बैंगल्स के अलावा, आई डोंट नो नथिंग, कुछ नहीं करना आता है। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, सिर्फ इतना करा है मैंने कि मेरे घर वालों के पास एक छत है सर पे। Hearing him one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. सुनकर थोड़ा सा लगता है कि आई थिंक अनीस जंग यहाँ पर अपना ऑब्जर्वेशन दे दें कि एटलीस्ट इसके पास छत है, लोगों के पास यहाँ तो वो भी नहीं है। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, कि एटलीस्ट इसके पास घर पर घर तो है रहने के लिए, लोगों के पास तो यहाँ वो भी नहीं है। ओके, सो अनीस जंग के लिए ये वो आदमी का बहुत बड़ा अचीवमेंट था। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. तो ये जो रोना था, आप सुन रहे थे पीछे जो भी बोला, ग्रैंड मदर ने बोला इट्स आवर फेट, राइट। उससे पहले उसके बाद आपने क्या देखा, द लेडी शी सेड कि अब यही है जो है हमारे पास, है ना, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, एवरीवन हैज एक्सेप्टेड देयर फेट। और ये जो साउंड है, ये जो रेपिटेशन आप सुनोगे अपने कंडीशन पर, जो इतना लोग अपसेट हैं, दे कंटिन्यूसली टॉक अबाउट इट, ये हर घर में है, इट रिंग्स इन एवरी होम। द यंग मैन एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो यंग मैन है वो अपने एल्डर्स के रिग्रेट को आगे, देखो बड़े बुजुर्गों ने पहले सेम चीज़ की थी, अब वो बोल रहे थे, उसके बाद वही कंटिन्यू हुआ, आगे चला गया आगे की जनरेशन में। नाउ लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, बहुत छोटा ही डिफरेंस आया है। इट सीम्स इन फिरोजाबाद कुछ नहीं बदला, इंसेस्टर्स ने भी वही किया, उनकी आगे की जनरेशन भी वही कर रही है, कुछ चेंज नहीं आया है। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. Important phrase, mind-numbing toil. Now, toil is hard work and mind-numbing is ऐसा hard work कि आपको कुछ realization ही नहीं है, nothing is there in your mind, आप recklessly बस करे ही जा रहे हो। तो इतने सालों का जो ये mind-numbing toil है, इतने सालों का जो ये hard work है, ये इसने सारे initiatives को तोड़ के रख दिया है और सबकी ड्रीम करने की जो एबिलिटी थी वो भी ख़त्म कर दी है। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. अब अनीस जंग अपनी तरफ से देखो हर पॉसिबल क्वेश्चन कर रही हैं। She asks, आप लोग मिलकर कुछ क्यों नहीं करते हो, एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते हो? किससे पूछा? उन्होंने कुछ यंग मैन के ग्रुप वहाँ पर बैठे थे जो कि इस विशियस सर्कल का पार्ट बन चुके हैं। नाउ विशियस सर्कल यहाँ पर किसको बोला है? एक्सट्रीमली ईविल सर्कल, यानी कि कौन सा ईविल सर्कल? देखो आगे हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उनके फादर्स और फोर फादर्स, उनके जो एंसेस्टर्स थे, जिस सर्कल में फंस चुके हैं। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम ऑर्गेनाइज कर भी लें, हम कोऑपरेटिव्स बना भी लें, मिल भी जाएं, मिलकर कुछ काम कर लें, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस। हमें ही पुलिस जेल में डाल देगी, वी विल बी इम्प्रिजन्ड, हमें ही मारेगी, हमें ही घसीट के जेल में डालेगी और हम पर ही इल्ज़ाम लगेगा कि हमने कुछ इलीगल काम किया है, बिकॉज वी आर पुअर, राइट। दे से देयर इज नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। कोई लीडर नहीं है, कैसे बनेगा कोई लीडर? कुछ डिफरेंट ड्रीम ही नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो अपनी कंडीशन को कुछ अलग बनाना चाहे। द फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, राइट। जितना ये यंग पीपल हमने देख रहे हैं, ये भी उतना ही थक चुके हैं जितना इनके फादर। नाउ दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। इनका टॉपिक ऑफ डिस्कशन वही रहता है, ठीक है। ये पॉवर्टी पर बात करते हैं, फिर ये लैक ऑफ सिंपैथी पर बात करते हैं, फिर लालच पर बात करते हैं, फिर इनजस्टिस पर बात करते हैं, एंड दैट्स इट, दैट इज हाउ इट गोज ऑन। और किसी चीज़ पर बात नहीं होती है, बस वो बात की एंड दैट इज देयर एंड ऑफ द डे, दैट्स इट, बस इतना ही करते हैं। क्योंकि कोई लीडरशिप क्वालिटी किसी में नहीं इमर्ज हो पा रही है। वाई? बिकॉज ऑफ देयर कंडीशन, बिकॉज ऑफ दोज स्टेक होल्डर्स। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, और इनकी बातें सुन के मुझे दो डिस्टिंक्ट वर्ल्ड नजर आते हैं, दो वैरायटी ऑफ दुनिया मुझे नजर आती है। ऐसा नहीं इस जंग कह रही है। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न। पहला तो कास्ट सिस्टम भी झेलते हैं क्योंकि ये लो कास्ट सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, और वहाँ पर जो ये पॉवर्टी का जाल है ये इनके सर पर है, ठीक है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनके लिए। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स। रिमेंबर पीछे विशियस सर्कल पड़ा। दूसरा जो दूसरी दुनिया जो देखो एक प्रेशर तो इन पर क्या है ऑलरेडी कि ये पुअर है, ये अलग प्रॉब्लम है,
ठीक है, प्लस कास्ट सिस्टम का इशू है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये फंस चुके हैं साहूकार्स के बीच में, मिडिल मैन के बीच में, पुलिस मैन हो गए, लॉ कीपर्स हो गए, द ब्यूरोक्रेट्स, द एलीट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड द पॉलिटिशियंस, फंस चुके हैं ये इन सब के सर्कल में। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और सबने मिलकर इतना बर्डन इन बच्चों को फील करा दिया है कि अब उस बोझ से ये बाहर नहीं निकल सकते। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स हिज एक्ट्स नेचुरली एज हिज फादर। आप ये समझो कि इससे पहले कि उसे कुछ पता चले वो कुछ भी उसको रियलाइजेशन होता है, तब तक वो नेचुरली इन एक्टिविटीज को अडेप्ट कर लेता है। वो बोलता है ये भी हमारी फेट ही है, हमारा किस्मत है, राइट? तो ये विशियस सर्कल में वो बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं कि यहाँ से देयर इज़ नो गोइंग बैक, ये उनको समझ आ जाता है। एंड टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और कुछ अलग करने का मतलब है कि आप एक बहुत ही रिस्की काम कर रहे हो, एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और कुछ डेयर करना ये तो हमें कभी सिखाया ही नहीं गया फिरोजाबाद में, राइट? When I sense a flash of it in मुकेश, लेकिन अनीस जंग को ना थोड़ा सा ये फ्लैश जो है, ये थोड़ा सा ग्लिम्स मुकेश की आंखों में नजर आता है और वो बड़ी खुश हो जाती हैं। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, और वो बार बार ये रिपीट करता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। ही विल गो टू अ गराज एंड लर्न, और वो बोलता है मैं किसी गराज में जाऊंगा और मैं सीख लूंगा। बट द गराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गराज उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट्स, और वो जोर डालता है कि कोई बात नहीं, मैं पैदल चल लूंगा। तो यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? अब अनीस जंग यहाँ पर क्वेश्चन रेज कर देती है फिर से, तुम प्लेन उड़ाने के भी सपने देखते हो क्या? ही इज सडनली साइलेंट, और वो एकदम से चुप हो जाता है। अभी तक देखो वो एकदम असर्शन में बता रहा था हर चीज़ कि हाँ मैं ये कर लूँगा, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन वो दे रहा था, लेकिन जैसे प्लेन की बात आती है वो एकदम चुप हो जाता है। नो, ही सेज, वो कहता है नहीं, प्लेन मैं नहीं उड़ाऊंगा। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, और वो ज़मीन में नीचे देखने लग जाता है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बैरेसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, और उसके इस मर्मर में जो उसने ये ना बोला ना, अनीस जंग कुड डेसिफर, कुड अंडरस्टैंड, शी कुड कॉम्प्रीहेंड दैट एम्बैरेसमेंट। जो भी रिग्रेट नहीं बनी है, लेकिन उसको एक अनीस जंग को एक एम्बैरेसमेंट नजर आई। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो सेटिस्फाइड था कि एटलीस्ट मैं कार्स का ड्रीम देख रहा हूँ। दैट ही सीज हर्लिंग डाउन स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, कार्स, क्योंकि वो फिरोजाबाद में देखता था, उसको दिखती थी स्पीड में गाड़ियाँ निकल रही हैं, तो उसने मोटर मैकेनिक बनने का सपना देखा। फ्यू एयरप्लाइंस फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और यहाँ पर अनीस जंग ऑल्दो ये ऑब्जर्वेशन देती है कि ऐसा नहीं है कि फिरोजाबाद में प्लेन्स नहीं उड़ते, प्लेन्स उड़ते हैं, बिल्कुल उड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आई कि मुकेश जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रीम नहीं देख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरे भी लिमिटेड ड्रीम्स ही हो सकते हैं, इवन आई हैव लिमिटेड ड्रीम्स, ऐसा मुकेश को लग रहा है। तभी शायद वो प्लेन उड़ाने वाली बात पर चुप हो गया। देयर वाज कंप्लीट साइलेंस, राइट? ही सेड नो दैट ही डजंट वांट टू फ्लाई प्लेन्स, ही इज हैप्पी, ही इज satisfied with his dream to be a motor mechanic, right? So this was the chapter. यहाँ पर हमारी स्टोरी एंड होती है, and I hope you understood the entire chapter. हमने लाइन बाय लाइन इसको कर लिया, ठीक है? हमने थीम्स पर बात कर ली है, हमने टाइटल पर बात कर ली है, we did a brief introduction as well. And let me know if you have any doubts in the comment section. कुछ भी, किसी भी फ्रेज से रिलेटेड जो भी आपका डाउट है, आप प्लीज़ क्वेश्चन पूछिए. I'll definitely try to answer, and I will see you in the next video. Thank you so much.